Welcome back to my YouTube channel. Our next topic of discussion is law of 12 table. इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने रोमन लीगल सिस्टम को डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने एक हेडिंग पढ़ी थी लॉ ऑफ 12 टेबल, जो कि रोमन रिपब्लिक में बनाया गया था। आज हम इस लॉ ऑफ 12 टेबल को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली है क्या था और उसमें कौन कौन से लॉज थे। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं तो लॉ ऑफ 12 टेबल किस लिए बनाया गया था। रोमन रिपब्लिक में हमारे पास टू क्लासेस एग्जिस्ट करती थी, जिनमें एक थी पेट्रिशियन और सेकंड थी प्लेबियंस। जो पेट्रिशियंस थे ये वेल्थी पीपल थे, ये लोग वेल्थी फैमिली से बिलोंग करते थे और हाई पोजीशन एंजॉय करते थे पॉलिटिक्स में भी। और ये जो लोग थे ये प्लेबियंस की तरफ से कमाए हुए रेवेन्यू के ऊपर जो है वो ऐश करते थे। प्लेबियंस रेवेन्यू जनरेट करते थे और पेट्रिशियन जो थे उनके ऊपर इंजॉय करते थे। नेक्स्ट जो प्लेबियंस की क्लास थी ये हमारे पास लोअर क्लास थी, जिसको हम वर्किंग क्लास भी कहते थे। और पेट्रिशियंस जो थे वो प्लेबियंस का इस्तेहसाल करते थे। इनको गवर्नमेंट में भी कोई हाई पोस्ट नहीं दी जाती थी। ये लोग पेट्रिशियन जैसे राइट्स भी एक्वायर नहीं करते थे, ये कोई भी इक्वल राइट को एंजॉय नहीं करते थे। तो प्लेबियंस ने पेट्रिशियंस के अगेंस्ट आवाज़ को उठाया कि हमारी ये एक्सप्लॉयटेशन कम की जाए। उन्होंने ये डिमांड की कि हमारे लिए जो है वो लॉज बनाए जाएं। उनके लिए फिर ये लॉ ऑफ जो 12 टेबल है ये कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था। अब जो ये लॉ ऑफ 12 टेबल था ये बेसिकली स्टोन्स के ऊपर या फिर इस तरह कोई प्लेट्स के ऊपर लिख के, तो इसको जो गुजरगाहें थी जहाँ पे रश ज़्यादा होता था उनके ऊपर इनको अवेज़ा कर दिया गया था, ताकि हर आने जाने वाले लोग को पता चल सके कि उनके लॉज क्या हैं। अब जो हम देखते हैं कि इस लॉ ऑफ 12 टेबल बेसिकली बना कब। लॉ ऑफ 12 टेबल जो है 449 BCE में बनाया गया था और ये रोमन लीगल सिस्टम की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि लॉ ऑफ 12 टेबल को ही फर्स्ट कोडिफाइड लॉज भी कहा जाता है। अब ये जो रिटन फॉर्म में थे, टेबल्स फॉर्म में थे, पब्लिक पॉइंट्स पे इनको प्लेस कर दिया गया था और ये रोमन लीगल सिस्टम की डेवलपमेंट की तरफ सबसे पहला पॉइंट था। अब हम इन लॉज को देखते हैं बेसिकली ये है क्या था। टेबल नंबर 1 में प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स दी गई थी। अब ये प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग्स ये थी कि अगर किसी पर्सन को कोर्ट बुलाता है मजिस्ट्रेट के ज़रिए तो फिर उस इंसान को कोर्ट के सामने पेश होना है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर वो क्या है, कोर्ट इसको बाय फोर्स भी बुला सकती है। नेक्स्ट टेबल 2 था ट्रायल। अब इसमें यह था कि अगर जो विटनेस है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने में नाकाम हो जाता है, जिसको बार बार बुलाया जा रहा है, तो फिर क्या होगा कि जो कोर्ट है या मजिस्ट्रेट है वो किसी बंदे को भेजेगी कि वो इसके घर के सामने शाउट करे हर तीसरे दिन के बाद और फोर्सफुली उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर तो जो थीफ है वो एक फ्री पर्सन है तो फिर क्या, ही वॉज फ्लॉग्ड एंड हैव टू रिपेयर द डैमेज ऑफ द ऑनर। तो जो मतलब जो चोर है उसने जो चोरी की होगी, अगर तो एक फ्री पर्सन है, फ्री पर्सन का मुराद कि एक आज़ाद शहरी है, तो फिर उसको या तो कोड़े मारे जाएंगे तो या फिर उसने जो नुकसान किया है उसको वो पूरा करना पड़ेगा। लेकिन जो चोर अगर प्रिजनर है तो या तो उसको फ्लॉग भी मारे जाएंगे और फिर उसको चट्टान के ऊपर से नीचे फेंक दिया जाएगा। टेबल नंबर 3 जो बेसिकली डेब्ट के रिलेटेड था कि अगर रोमन रिपब्लिक में कोई भी बंदा उधार लेता है तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर वापस करना पड़ेगा। अगर वो वापस करने में फेल हो जाता है तो जिस इंसान से उसने उधार लिया हुआ है वो चाहे तो उसको कैद कर लेगा और उसको 60 दिन देगा कि 60 दिन में तुम मुझे वापस कर दो। अगर वो 60 दिन में भी वापस नहीं करता तो फिर जो ओनर होगा उसकी विश होगी कि वो उसकी ख्वाहिश के पे अब डिपेंड करता है, या तो वो उसको गुलाम बना दे या वो उसको पहाड़ की चट्टान के ऊपर से नीचे फेंक दे। टेबल नंबर 4 में पैटर्नल पावर्स के बारे में बताया गया था कि जो फादर है वो अपनी चाइल्ड की लाइफ और डेथ के बारे में रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो मेंटली इल चाइल्ड थे उनको रोमन रिपब्लिक में मार दिया जाता था ताकि ये सल्तनत के ऊपर बोझ ना पड़े। अगर कोई बंदा अपने बाप की तरफ से 3 दफ़ा बेच दिया जाता था तो वो जो बेटा होगा वो अपनी बाप की कस्टडी से फ्री हो जाएगा।
अगर तो बच्चा अपने बाप के डेथ के 10 मंथ्स के अंदर पैदा होता है तो फिर उसको उसकी बाप की विरासत में भी हिस्सा दिया जाएगा। टेबल नंबर 5 गार्डियनशिप्स के रिलेटेड ये था कि जो फीमेल्स हैं उनको हमेशा से ही मेल की गार्डियनशिप में रहना पड़ेगा जब तक वो एज ऑफ मेचोरिटी में ना पहुंच जाए। अगर तो वो पागल है, मतलब जैसे कोई इंसान है तो किसी इंसान की कोई प्रॉपर्टी है लेकिन वो इनसेन है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके नियरेस्ट मेल पर्सन को दे दी जाएगी, मतलब करीबी किसी रिश्तेदार को। टेबल नंबर 6 इज़ बेसिकली द ऑनरशिप एंड पोजेशन रिलेटेड, कि जो सेल प्रॉपर्टी है उसके लिए वर्बल एग्रीमेंट होना लाजमी है। जब एक दफ़ा एग्रीमेंट कर लिया है तो वो लीगली तौर पे बाइंड हो जाएगा। टेबल नंबर 7 हमारे पास रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये था। इसमें ये था कि जो बिल्डिंग्स हैं हर बिल्डिंग के दरमियान 2.5 फीट का जो डिस्टेंस है वो लाजमी छोड़ा जाएगा। फील्ड्स के दरमियान 5 फीट्स का डिस्टेंस छोड़ा जाएगा। और जो रोड्स हैं, रोड की मेंटेनेंस उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो लोग उस रोड को डैमेज करेंगे। टेबल 8 इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द टॉर्ट लॉज। टॉर्ट बेसिकली माइनर क्राइम्स होते हैं, छोटी छोटी इंजरीज जो होती हैं। अब इसमें क्या था कि अगर कोई एनिमल कॉज बनता है किसी चीज़ की प्रॉपर्टी या किसी चीज़ को ख़राब करने में, तो वो क्या होगा कि वो जो जिस आदमी का जो वो जानवर होगा ना, अब वो क्या करेगा, वो अपने जानवर से सरेंडर कर देगा उस पर्सन को जिसका नुकसान हुआ है। उसके बाद अगर वो क्रॉप्स चोरी करता है तो उसकी भी सेम पनिशमेंट होगी कि उसको अपना खेत देना पड़ेगा या वही वाली क्रॉप्स देनी पड़ेंगी। अगर कोई इंसान कोर्ट के सामने जाके फॉल्स स्टेटमेंट देता है तो कोर्ट इसको डेथ पेनल्टी भी दे सकती है। टेबल नंबर 9 इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द पब्लिक लॉज। पब्लिक लॉज अब ये थे कि हर इंसान कानून के सामने बराबर होगा रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट। लॉज जो होंगे वो इक्वली एप्लीकेबल होंगे तमाम पीपल्स के ऊपर। अगर जज को रिश्वत लेते हुए पाया जाएगा तो जज को डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी। टेबल नंबर 10 इज़ बेसिकली रिलेटेड टू स्केर्ड राइस। स्केर्ड राइस आर दैट के जो लोग मर जाएंगे, मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज़ को ना तो सिटी के अंदर जलाया जाएगा और ना ही इनको बड़ी किया जाएगा, बल्कि इनको शहर से दूर इलाकों में जाके दफनाया भी जाएगा या जो लोग जलाते हैं उनको जलाया जाएगा। और वीमेंस को ये चीज़ अलाउ नहीं थी कि वो फोतकियों के ऊपर चीखें, चिल्लाएं, शाउट करें, स्क्रैचेस करें अपने फेसेस के ऊपर, मतलब रोना चिल्लाना जो था वो मना था। टेबल नंबर 11 इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द मैरिज लॉज। अब मैरिज लॉज ये थे कि प्लेबियंस और पैट्रिशियंस आपस में शादी नहीं कर सकते थे। उनको अलाउ नहीं था कि पैट्रिशियन का कोई पर्सन या पैट्रिशियन की कोई औरत प्लेबियंस के किसी मर्द या औरत से शादी करे। टेबल नंबर 12 इज़ बेसिकली द सप्लीमेंट्री राइट्स। रूल्स दैट हैव ऑलरेडी बीन सेट बाय द कोर्ट्स आर बाइंडिंग, कि मतलब आज से पहले कोर्ट ने जो रूल सेट कर दिए गए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टम ऑफ दैट सोसाइटी, वो भी बाइंडिंग नेचर के होंगे। ये बेसिकली 12 लॉज थे जो उस लॉ ऑफ 12 टेबल में बताए गए थे, जिसके ज़रिए जो हमारे पास प्लेबियंस की क्लास थी उनको थोड़े बहुत उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो गए। एक स्पेसिफिक पोजीशन दे दी गई थी पॉलिटिक्स में और हर पोस्ट में। यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर इसमें से किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।